चलिए देखिए, अवतल दर्पण में a = r/2 साबित करने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को समझना और इसको पढ़ना सीखना चाहिए। फिगर जिसको जितना अच्छा से समझ में कि वो आसानी से a = r/2 आपका साबित हो सकता है। तो चलिए ध्यान देते हैं फिगर में, हर एक पॉइंट को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। फिगर जो आसानी से जितनी क्लैरिटी से किसी को फिगर समझ में आ गया तो आसानी से a = r/2 साबित कर सकता है। कुछ नहीं है इसमें। देखिए पहले देखिए, ये आपका क्या जी इंसिडेंट है, आपतित किरण है। ये भी एक क्या जी आपकी आपतित किरण है, और ये जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, परावर्तक बिंदु। ओके, इसमें ये देखेंगे, ये जो आपका ये दिख रहा है एम और एम डैश आपका ये क्या जी कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव कौन है? तो बिंदु P जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह पोल है, इसका ध्रुव है। और ये जो रेखा दिख रही है इसका क्या जी प्रधान अक्ष है। ये बिंदु C क्या है? तो इसका वक्र, इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये बिंदु F क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फोकस, मुख्य फोकस। और ये जो किरण आपकी देखिए, यहाँ से किरण आई और यहाँ से टकराने के बाद इस बिंदु से ये वापस लौट जा रही है, तो वापस लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपकी जो किरण जा रही है कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे। और हमने जो यहाँ पर परावर्तक बिंदु और ये सी, वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो दिख रहा है परावर्तक बिंदु बी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सी, इस पर हमने क्या जी नॉर्मल लिया है, एक लंब अभिलंब लिया है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम कभी भी लंब डालेंगे परावर्तक बिंदु से और वक्रता केंद्र पर लंब डाला जाता है। ओके, चलिए हमें साबित करना है। साबित करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम परावर्तन के नियम का फर्स्ट स्टेप होता है परावर्तन का नियम लगाइए। परावर्तन का नियम लगाएंगे तो ये कोण आई और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद से जब ये कोण बराबर हो जाएगा आपका, तो इस कोण को बराबर करना होता है। दूसरे स्टेप में क्या करना है साथियों? ये कोण बराबर हो गया तो इस कोण को भी आपको बराबर करना है। ये कोण सर कैसे बराबर होगा? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे जो ए बी रेखा दिख रही है आपको, ये ए और बी रेखा और ये डॉटेड लाइन वाली रेखा, यही ना है साथियों? ओके, और यहाँ पे डॉटेड लाइन पे यहाँ बिंदु कौन सा है? सी। और सी के बाद ये बिंदु इधर आई, इधर ये रेखा इधर आ रही है, एफ की तरफ इधर आई। ओके, तो देखिए ये आपके यहाँ पे एक जेड आकृति बन रहा है। हमेशा याद रखेंगे जेड आकृति में जो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण होता है, ये आपका होता है एकांतर कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ का कोण कितना है? यहाँ पर आई, ये कोण आई और यहाँ का कोण अब क्या होगा जी? आई होगा। कैसे? तो एकांतर कोण से। तो एक ट्रिक आपको मिला कि हमें एकांतर कोण याद रखने के लिए हमें जेड याद होना चाहिए। जेड आपको याद रहेगा तो आसानी से यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किस तरह? तो एकांतर कोण से। ये ट्रिक साथियों अच्छी याद रखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ओके, तो इस तीसरे स्टेप में क्या करना है? इसको, इस कोण को और इस कोण को आपस में बराबर कर लेना। ओके, देखिए जब ये कोण आई है तो यहाँ का कोण भी आई हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से। ये कोण भी आपका क्या होगा साथियों? आई हो जाएगा एकांतर कोण से। चलिए अब एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ये कोण आई है तो ये कोण आर है, ये कोण आई और आर आपस में बराबर है। और ये कोण आई यहाँ का और यहाँ का कोण आपस में बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। देखिए तब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए बी सी और एफ, बी सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। यह एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसके दो कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं। एक बार बताएंगे आप कि वो कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें दो कोण बराबर होता है? तो वो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, जब समद्विबाहु त्रिभुज, हमारा चौथा स्टेप में क्या करना है साथियों? इस त्रिभुज को समद्विबाहु मान लेना है कि मानेंगे कि हम क्या जी, अतः यह त्रिभुज एक बीसीए पे क्या जी समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद इसके आमने सामने के हम भुजाओं को क्या करेंगे? बराबर करेंगे।
उसके बाद से 5वें स्टेप में बिंदु बी और पी को एक दूसरे के काफ़ी करीब माना जाएगा। और उसके बाद से ये पी एफ और ये वी एफ आपस में बराबर करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बराबर r/2 साबित हो जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। तो पारवर्तन के नियम से कोण आई और कोण आपस में बराबर हो गया, जो कि हमने लिख दिया है। और इस कोण आई और कोण आर का नाम क्या हमने लिख दिया है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। इसको समीकरण 1 मान लेना, यहाँ पर हमने लिखा है साइड में कि कोण आई और कोण आर से क्या होगा, बराबर हो रहा है। उसके बाद साथियों ये कोण सुनिए, इसके बाद से हमें इस कोण को सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इस कोण को और इस कोण को बराबर करना है। तो हमने बराबर कर दिया, यहाँ पर हमने नाम भी लिख दिया। देखिए ये कोण का नाम है कोण ए बी सी और इस कोण का नाम है कोण बी सी एफ। ये आपस में बराबर होंगे, कोण ए बी सी कोण बी सी एफ कैसे, तो एकांतर कोण से। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 और 2 का देखेंगे तो एल एच एस साइड बराबर है, आर एच एस साइड में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा ये कोण सी बी एफ और कोण बीसीएफ आपस में बराबर होंगे। कोण सीबीएफ और कोण बीसीएफ बराबर है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 में बीसीएफ और सीबीएफ आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज बीसीएफ, ये त्रिभुज बीसीएफ एक क्या जी, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें का जो कोण बराबर है उस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन हो गई, सी एफ। ये बराबर होगी किसकी, और दूसरे कोण के सामने वाली भुजा कौन है जी, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी कौन है, इस कोण के सामने वाली भुजा बी एफ। तो सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखिए जब ये आपका सी एफ और बी एफ आपस में बराबर होगा, इसके बाद हमें अगले स्टेप क्या करना है, तो इसको मानेंगे बिंदु बी और पी एक दूसरे के काफ़ी करीब है। अच्छा सर, ये बिंदु बी और पी को एक दूसरे के काफ़ी करीब क्यों मानेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, आपके सिलेबस में जितने भी मिरर के बारे में पढ़ना है, जितने भी दर्पण के बारे में पढ़ना है, वैसे दर्पणों के बारे में पढ़ना है जिसका दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है। दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब ये दर्पण हमने बहुत बड़ा बना रखा है सिद्ध करने के लिए अच्छा सा दिखे, इसलिए हमारे सिलेबस में छोटे दर्पणों के बारे में पढ़ना। देखिए जैसे कि आप हमने एक दर्पण हम बनाया है, तो देखेंगे बहुत छोटा दर्पण है। ओके, यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ये देखिए परिवर्तन हो रहा है इस दर्पण से, तो आप देखेंगे कि ये एक भुजा यही है जी, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के काफ़ी क्या हो रही है, करीब हो रही है। देखिए ये बिंदु बी और पी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बी और पी दूसरे काफ़ी करीब हो रही है। तो इससे भी और छोटा आपका दर्पण होता है, तो उसमें देखेंगे जितने भी देखिए जितने दर्पण द्वारा छोटा होगा, ये बिंदु बी और पी एक दूसरे काफ़ी करीब होते जाएंगे और इतने करीब होते हैं कि ये जो आपके भुजा होती है बी एफ और ये पी एफ, ये आपस में लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, चूँकि बिंदु पी के काफ़ी निकट है। देखिए बिंदु बी और पी के काफ़ी निकट होगा। देखिए ये रेखा जितनी भी इधर पी के करीब होगी तो लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ये बी एफ जो आपको दिख रहा है, ये जितना ये बिंदु बी इधर आएगा पी के तरफ, तो उतना ये रेखा क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दूसरे के काफ़ी निकट है। तो ये आपका भुजा बी एफ, ये बराबर होगा किसके, पी एफ के। बी एफ बराबर होगा पी एफ के। ओके, बी एफ बराबर हो जाएगा किसके साथियों, पी एफ के। चलिए इतना बराबर हो जाएगा, तो इसके बाद से हमें कुछ इक्वेशन मिला है। देखिए इसको इक्वेशन हमें बना लेना है 4। इक्वेशन 3 और 4 को देखिए कुछ चीज़ें बराबर है। इसमें सी एफ के बराबर है बी एफ, इसमें बी एफ के बराबर है पी एफ। देखिए यहाँ भी बी एफ, यहाँ भी बी एफ, तो हम कुछ इसको ऐसे प्लॉट कर लिख देना, रुकिए, जैसे पी एफ बराबर बी एफ। अब सही है, देखिए तो इसमें देखेंगे समीकरण 3 और 4 में, तो देखिए दोनों का आर एच एस साइड बराबर है, तो एल एच एस साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा सी एफ और यहाँ से बराबर पी एफ। ओके, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 5।
साथ ही देखिए सी एफ और पी एफ का अर्थ क्या है, सी एफ और पी एफ देखिए ये है सी एफ और ये है पी एफ, इतना ये आधा भाग और ये आधा भाग, किसका आधा आधा भाग है, सी पी का। देखिए टोटल हमारा सी पी है, सी पी का इतना भाग पी एफ और इतना भाग सी एफ, ये आपस में बराबर है। इसका अर्थ है कि इसके इस पूरे सी पी का मध्य बिंदु एफ है। यदि मध्य बिंदु एफ है तभी इस सी पी को ये बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि सीपी का मध्य बिंदु, सीपी का मध्य बिंदु एफ है, इसलिए देखिए सीपी का मध्य बिंदु एफ है तो हम क्या लिख सकते हैं, आधा भाग सी एफ प्लस आधा भाग पी एफ, ये बराबर होगा पूरे सीपी के। अब देखिए मध्य बिंदु है तो इसको भी बराबर भागों में बांट दिया, फिर इसको भी बराबर भागों में बांट दिया, हमें पूरा भाग चाहिए पूरा सीपी, तो इतने आधा हिस्सा पी एफ प्लस आधा हिस्सा सी एफ को जोड़ेंगे तो टोटल हिस्सा में सीपी मिल जाएगा। तो वही हम लिखे हैं कि आधा हिस्सा सी एफ प्लस आधा हिस्सा पी एफ, ये टोटल बराबर किसको हो जाएगा, हमारा सीपी के। ओके, यहाँ से देखिए तो सी एफ हम क्या है, सी एफ के बदले यहाँ से हम समीकरण 5 से पी एफ लिख सकते हैं, सी एफ के बदले हम समीकरण 5 से पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे सी एफ के बदले पी एफ और फिर ये पी एफ बराबर सी पी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा साथियों, यहाँ से हमें मिलेगा 2 पी एफ बराबर सी पी। ओके, चलिए साथ ये पी एफ और सी पी की दूरी बताइए। हमें पता है कि दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से और बिंदु एफ तक जो मुख्य फोकस तक जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो ये पी एफ है ना जी, तो पी एफ को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ। तो 2 अब पी एफ की किसकी दूरी है, फोकस की। देखिए क्या बताइए, क्या अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ये निर्देशांक जो इसकी साइन याद करने के लिए कि क्या ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो ऐसा देख लीजिए, दर्पण है, दर्पण के बाएं तरफ जितनी भी दूरी होगी हमेशा ऋणात्मक ले जाएंगे। ओके, दर्पण के ऊपर यदि हम कोई हाइट की कोई किसी वस्तु की ऊंचाई ले रहे हैं तो उसकी दूरी को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। यदि बाएं तरफ दर्पण के इस तरह कोई मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने तो इस वस्तु के प्रतिबिंब की हाइट को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इधर दाएं तरफ क्या लेंगे, दाएं तरफ ऊपर की दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष पर कोई भी बिंदु रहे उसका धनात्मक, नीचे की तरफ रहे तो इधर ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ से हमारा पी एफ जो मिलेगा वो माइनस एफ मिलेगा। ओके, और यहाँ पर सी पी क्या है, सी और पी की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर, यह भी किस में होगी, माइनस में हो जाएगी। देखिए तो इधर मिलेगा -2f बराबर -r, ये आर माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f बराबर r/2, और यही हमें साबित भी करना था, ये हमारा साबित हो गया।